नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा को इजाजत दिए जाने के बाद योगी सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नारीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट अब इस मामले की 16 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस नारीमन ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने परेशान करने वाली एक खबर पढ़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्द सुनवाई जरूरी है। बेंच ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। हालांकि योगी सरकार कांवड़ यात्रा को रोकने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि कांवड़ संगठनों से बात कर ली गई है, कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई तैयारियां हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस साल भी 25 तारीख से प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोविड नियमों का पालन हो और लोगों की आस्था का भी ध्यान रखा जाए। बता दें कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। हालांकि यूपी सरकार ने कल इसको लेकर एक बड़ी बैठक की थी। देर शाम हुई इस बैठक में यह फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर किसका क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको इसमें जवाब देना चाहिए कि आपने इसको हरी झंडी क्यों दी है। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि हमने कम लोगों से आने की अपील की है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने कहा कि कोरोना के चलते यात्रा रद्द होगी क्योंकि सभी का जीवन बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, यानी जो लोग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे उन्हें अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही होगी। इसके साथ ही कांवड़ संघ को यह निर्देश दिया गया कि कांवड़ यात्रा में ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, लिहाजा यह आग्रह किया जाए कि लोग कम से कम कांवड़ यात्रा में भाग ले पाएं। तो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, ये यूपी सरकार ने तैयारी की है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही कांवड़ियों को हर समय मास्क लगाकर रखना ही होगा, यह अनिवार्य किया गया है। इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं चलेगी और कांवड़ यात्रा पर जाने पर RT-PCR टेस्ट दिखाया जाएगा और 72 घंटे से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जगह जगह मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन भी तैनात रहेगा। रैंडम टेस्टिंग भी यहां पर की जाने वाली है और विस्तृत रूप से प्रोटोकॉल भी तैयार किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जिले के लोगों को 80 करोड़ से अधिक लागत की 133 परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा प्रतिनिधित्व चुनेंगे तो विकास होगा। सरकारें पहले भी थी लेकिन लूट खसोट अराजकता थी। आज विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को सीधे मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स पहले शोषण का शिकार होता था, आज शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। के अंदर किसी विधानसभा, किसी जनपद या किसी क्षेत्र विशेष में, बल्कि विकास का लाभ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में, हर एक विधानसभा में और हर एक गांव और कस्बे तक जाकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज विकास की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस बात का उदाहरण है। वास्तव में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, बल्कि विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं,
किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है, और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां पे लोग जागरूक नहीं है विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है, और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है, और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है, न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है, और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है, और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, सड़क का हो, बिजली का हो, नाली का हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है, या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। और ये विकास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। ये जितनी परियोजनाएं, कल भी मैंने नगर निगम की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज गोरखपुर ग्रामीण का जो नगरीय क्षेत्र है, उन परियोजनाओं का पिपराइच, चौरी चौरा, सहजनवा, खजनी, बांसगांव, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पार्टी के तमाम एमएलसी की बैठक की गई। इसमें हाल ही में हुए पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की समीक्षा की गई। 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक से बाहर निकले पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने कहा कि यह पूरी बैठक 2022 की चुनावी तैयारियों और 15 जुलाई को होने वाले सपा के प्रदेश व्यापी धरने की तैयारियों को लेकर थी। इस अवसर पर सपा के एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने प्रशासन के साथ मिलकर नंगा नाच किया, उससे लोकतंत्र का सरेआम चीरहरण हुआ है। अब ये बैठक में जाएंगे, पता लगेगा। अब तो बीजेपी को हटाना है। योगी का अन्याय अत्याचार इतना बढ़ गया, उनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि आज बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं। लोकतंत्र में कोई ब्लॉक प्रमुख न बन पाए, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष न बनने पाए। हारी हुई बीजेपी खिसिया के बौखलाहट में थानेदारों, कप्तानों और कोतवालों के माध्यम से जो लोकतंत्र का अपहरण किया है, लूट की है। अभी तक तो सुनते थे, अब तो देख रहे हैं कि लूट करने वाले लोग कप्तान, कोतवाल लूट कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। मैं तो गया था शिखा बांदा में, माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था एक रैकवार समाज की माँ जो अपने बेटे, लापता बेटे के लिए एफआईआर लिखाने गई, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। अब पुलिस ने प्रताड़ित किया और उसको पुलिस ने धमकाया, उसके भाई को जेल में भेज दिया, उसने आत्महत्या कर ली। ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। देखिए, एक ही एजेंडा है इसमें। उत्तर प्रदेश में आज किसान, नौजवान, गरीब और गांव में रहने वाला व्यक्ति आज बेहाल है और परेशान है, और उत्तर प्रदेश की इस अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहता है। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
जिस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि 1900 रुपए में गेहूं खरीदेंगे और हम 1800 रुपए में धान खरीदेंगे, आज गांव में किसान 1400 रुपए का गेहूं उसने बेचा है और पिछली फसल में 900 रुपए का धान बेचने को मजबूर रहा। लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। जिस त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सपना केंद्र सरकार ने देखा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने देखा था लोकसभा में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 5 लाख बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश में टीचर्स गैर शैक्षणिक काम नहीं करेंगे, उनसे सिर्फ चुनाव, जनगणना और आपदा से जुड़े काम ही लिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 27 और न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य अब नहीं लिए जा सकते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाने के अलावा अभी 13 तरह के काम करते हैं। चारू गौर और 2 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाए जाए। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा और अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का आदेश देकर सख्ती से पालन करवाएं। शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। तो 5 लाख बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत यहां पर मिली है। अब पढ़ाई के अलावा शिक्षकों को 13 अन्य कार्य नहीं करने पड़ेंगे। आपको बताएं कि शिक्षकों पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि थोपे गए हैं। आपको बताएं कि मतदाता सूची निर्माण और संशोधन प्रक्रिया में शिक्षकों का लगातार इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी कोई भी मतदाता सूची बननी होती है, उसमें जगह जगह जाकर इनको सर्वे करना होता है और उसके निर्माण और संशोधन की प्रक्रिया में इनको शामिल किया जाता है। बाल गणना करना इनकी जिम्मेदारी होती है। मिशन प्रेरणा पोर्टल पर डाटा फीडिंग का काम भी इनको सौंपा जाता है। नवनिर्वाचित प्रधानों से समन्वय बनाकर कायाकल्प मिशन को भी गति देने का काम लगातार टीचर करते हैं। आपको बताएं कि एमडीएम यानी मिड डे मील के तहत खाते में फंड ट्रांसफर सुनिश्चित करना भी इनकी जिम्मेदारी है। मिड डे मील के तहत राशन और खाद्य सामग्री एकत्र करना, भोजन बनवाना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। राशन सार्वजनिक वितरण केंद्र पर खाद्यान्न वितरण और विद्यालय परिसर का दुरुस्तीकरण की साफ सफाई और बेहतर रखरखाव करना भी इनकी जिम्मेदारी है। टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार नए पंजीकरण कराने पर भी जोर दिया जाता है। विद्यालय परिसर के विभिन्न अभिलेखों को दुरुस्त कर रखने की भी जिम्मेदारी है। डाटा फीडिंग का काम इनको करना ही पड़ता है। भवन निर्माण और देखरेख का काम भी इनको करना होता है। प्रचार प्रसार के लिए बच्चों को लेकर विभिन्न रैलियों में शामिल करवाना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी अपने मिशन 2022 की आधिकारिक शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर 16 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है और बैठक को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली संबोधित करेंगे। बैठक से पहले 15 जुलाई की शाम पदाधिकारियों के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक करेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक 16 जुलाई को होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कार्य समिति को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का संबोधन प्राप्त होगा। कार्य समिति माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय श्री सुनील बंसल जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारी, मोर्चे के अध्यक्ष, ये सब पार्टी कार्यालय से इस कार्य समिति में ऑनलाइन जुड़ेंगे। क्योंकि कोविड काल है, इसलिए पार्टी की ये कार्य समिति ऑनलाइन हो रही है और कार्य समिति में जो कार्यक्रम है, पार्टी के नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, आगामी कार्यक्रम हैं, उन सब पर व्यापक चर्चा होगी और सभी जो कार्य समिति के सम्मानित सदस्य हैं उन लोगों की भी सुझाव मशवरे आएंगे तथा जो प्रस्ताव हैं वो आएंगे। तो इस तरह से पार्टी के पूरे प्रदेश के सभी सम्मानित कार्य समिति सदस्य, पार्टी के सभी पदाधिकारी, मोर्चे के अध्यक्ष, सह प्रभारी, ये सब लोग इस कार्य समिति के हिस्सा होंगे। सर, ये कितने दिन तक ये बैठक चलेगी? लगभग 1 दिन की बैठक है। 16 तारीख को ये बैठक है और उससे पूर्व में पदाधिकारियों की बैठक होती है, जो 15 को पदाधिकारियों की बैठक होगी और 16 को कार्य समिति। वहीं अयोध्या के सौंदर्यीकरण योजना में प्रस्तावित सड़कों के चौड़ीकरण का विरोध करने पर प्रशासन ने व्यापारियों को जेल भेजने और इनकम टैक्स सहित अन्य विभागों के द्वारा परेशान किए जाने की धमकी दी है। यह आरोप अयोध्या के व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता नंदू ने लगाया है।
अयोध्या में शहादतगंज से लेकर नया घाट तक 90 फुट और श्रृंगार घाट श्रीराम जन्मभूमि परिषद तक 40 फुट सड़क निर्माण की योजना से प्रभावित हो रहे 800 व्यापारियों की रोजी रोटी बचाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। व्यापारी आंदोलन में 16 जुलाई को 2 घंटे के सांकेतिक धरना प्रदर्शन की घोषणा से जिला प्रशासन व्यापारियों पर दबाव बना रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन दुकानदारों को फिर से स्थापित करने की कोई योजना नहीं बना पाया। व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता नंदू ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि 16 जुलाई को व्यापारियों का धरना हुआ तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। फोर लेन और चौड़ीकरण के विरोध में लगातार 1 साल से यहाँ का व्यापारी समाज लिखा पढ़ी के साथ आंदोलनरत है। इधर कुछ दिनों से शासन प्रशासन हम लोगों पर दबाव बना रहा है। इस संदर्भ में 1 जुलाई को हम व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दबाव बनाने की राजनीति की गई। आपको संज्ञान में दिलाना चाहते हैं कि 30 जून को कोतवाली में एडीएम प्रशासन के समक्ष सीओ एलआईओ ने हम लोगों को सीधे धमकी दिया कि आप लोग हमारी बात मान जाइए, नहीं तो हम सेल्टर्स का लखनऊ से टीम बुला के दुकान पर छापा डलवा के आपका उत्पीड़न करेंगे। वहीं मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के आगे एक महिला अपनी मां और एक बेटी के साथ धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि उसकी नाबालिग 13 साल की बेटी को 10 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पहले अज्ञात में मुरादाबाद के थाना मझौला में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद विष्णु शर्मा नाम के आरोपी का नाम उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण के मामले में प्रकाश में आया, लेकिन थाना मझौला पुलिस ने आज तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और उसकी नाबालिग बेटी को बरामद भी नहीं किया है। कई महीने से पुलिस उसे लगातार यहां वहां घुमा रही है और उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। महिला का कहना है कि तब तक धरने पर बैठी रहेगी जब तक उसकी बेटी को बरामद नहीं किया जाएगा। महिला के एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे होने की जानकारी मिलने पर मुरादाबाद के एसपी सिटी अमित आनंद ने महिला से बातचीत कर धरना समाप्त कराने का अनुरोध किया, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। इनका मुकदमा पंजीकृत है, इनकी बेटी की गुमशुदगी का। इन्होंने जो बताई है मूल रूप से संभल की रहने वाली है और इनकी जो नाबालिग बेटी थी यहाँ काशीराम नगर मझौला में आई हुई थी, 15 दिन से वहाँ रह रही थी और ट्यूशन का जाना बताया था। उसके बाद ये घर नहीं आई। इन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पे शक जताया है कि उसके साथ वो लड़का मेरी इनकी लड़की को लेकर गया हुआ है। इसमें जो इनकी समस्या है उसको सुना गया है। इसमें जो अभी तक जो विवेचना हुई है उसको और तेज़ी से कार्रवाई करते हुए इसमें जल्द से जल्द जो इनकी लड़की जो अभी गायब है उसको बरामद किया जाएगा। वहीं बुलंदशहर में निपटेक ग्लोबल चिटफंड कंपनी के मालिक घोटालेबाज अशोक चौहान पर योगी की पुलिस का डंडा चला है। हापुड़ पुलिस ने बुलंदशहर पहुंचकर चिटफंड के धंधेबाज अशोक चौहान के घर पर कुर्की कर दी है। दरअसल अशोक चौहान ने रकम दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए का घोटाला पहले कर रखा था। बुलंदशहर में नरसेना की ठगी के शिकार लोगों ने अशोक चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने अब कार्रवाई की थी। वहीं सीतापुर में दहेज के लिए पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की है। आरोप है कि हत्या से पहले पति ने अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और महिला के गले पर बड़ी ही बेदर्दी से मारने के निशान भी पाए गए हैं। ये निशान ही उसकी हत्या के गवाह हैं। तो जबरदस्त दहेज के लिए पहले टॉर्चर किया गया और उसके बाद निर्ममता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के लिए मंथन किया और इस दौरान अयोध्या में मौजूद ट्रस्ट के सदस्यों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों और आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान से आने वाले पत्थरों की उपलब्धता रहा और आशीष सोमपुरा की माने तो लगभग 4.5 लाख टन पत्थरों की आवश्यकता है। पत्थर की उपलब्धता ही मंदिर निर्माण की समय सीमा तय करेगी। हालांकि बैठक में बताया गया कि राजस्थान सरकार ने पत्थरों के निर्यात को लेकर अनुमति दे दी है, जिससे राजस्थान से पत्थर आने वाले माह में शुरू होने वाले हैं। अभी मंदिर निर्माण के विषय में सब जितनी एजेंसियां लगी काम कर रही हैं उनके साथ श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी समीक्षा कर रहे हैं। कल भी बैठक चलेगी। किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई? किस तरह से उसकी जो है वर्क से इसकी किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है? नहीं, मुद्दे क्या, वो जो काम
आगे बढ़ रहा है, आगे कैसे बढ़ना है, इस विषय में चर्चा करके कंक्लूजन कल होगा। आपको कल समाचार मिलेगा पूरा विधिवत। अच्छा, क्या पत्थर का भी इस्तेमाल हो रहा है बुनियाद में? सर नहीं, ये उसकी मजबूती के लिए सर किस तरह से उसकी अब जो बुनियाद में बहुत अरे ये तो सब आपको जानकारी है ही है, पहले से ही पता। बता तो दीजिए, गिट्टी के ऊपर जो है क्या 15 लेयर पूरा हो गया, 16वां चल रहा है। पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाएगा? पत्थर अभी नवंबर से पत्थर का काम शुरू होगा। वहीं बिजनौर में डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने पहुंचकर थाना नूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत नवनिर्मित पुलिस चौकी गोरक्षधाम का लोकार्पण किया। इस दौरान बिजनौर प्रशासन ने पुलिस चौकी को दुल्हन की तरह सजाया। डीआईजी ने जिलाधिकारी और एसपी बिजनौर के साथ समीक्षा बैठक की और आगामी त्योहारों को लेकर संबंधित को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए। ये थाना नूरपुर पड़ता है, जनपद बिजनौर में, जहाँ इस चौकी की स्थापना की। पूर्व में ये एक हल्का हुआ करता था, इसके अंदर लगभग 40,000 की आबादी चौकी के अंदर कवर होती है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है। एक रास्ता जो है मुरादाबाद की तरफ से यहाँ आता है, और एक रास्ता जो है अमरोहा की तरफ जाता है, और एक रास्ता जो है चांदपुर जनपद बिजनौर की तरफ जाता है। तो ये उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट चौकी है। झंडा दुल्हाई के नाम से क्राइम कंट्रोल के हिसाब से, चेकिंग के हिसाब से, गाड़ाबंदी के हिसाब से, जन शिकायतों के निस्तारण के हिसाब से चौकी की यहाँ पर जो है स्थापना की गई है। और उम्मीद है कि जिस पर्पज से चौकी की स्थापना की गई है, उस हिसाब से ये क्रियान्वयन जनसंख्याओं में और पब्लिक की अपेक्षाओं के हिसाब से यहाँ। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते पूरी तरह से जर्जर हालत में है। चरथावल सीएचसी के सभी वार्डों की छत बारिश में लगातार टपक रही है। वहीं छत गिरने के डर से डॉक्टर अपने वार्डों में भी नहीं बैठ पा रहे हैं। 2 पुराने पेड़ों की सीएचसी की बिल्डिंग पर गिर जाने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं विद्युत तार टूट गए हैं। कर्मचारी अपने ऑफिसों का ताला लगाकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में तकरीबन 3 लाख के करीब लोगों की आबादी है और 3 लाख की आबादी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तकरीबन 50 साल पुरानी बताई जा रही है और बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है। वहीं नोएडा में आगामी त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों बाजारों में पैदल गश्त किया और आईपीएस राजेश एस, डीसीपी प्रथम खुद पुलिस टीम के साथ मोर्चे को संभाल रहे थे। पुलिस ने सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में लेबर चौक और सेक्टर 57, सेक्टर 62, ग्राम नवादा और अन्य इलाकों में पैदल गश्त की और आम जनता से अपील भी की है। साथ में एसीपी रजनीश वर्मा और थानाध्यक्ष अनिल राजपूत पुलिस टीम और आरआरएफ फोर्स के साथ मौजूद रहे। बुलंदशहर में पुलिस ने राजाराम हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में खुर्जा रोड पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके सर पे चोट पाई गई थी। सिकंदराबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले शव की शिनाख्त की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि ये हमारे खत्रीवाड़ा क्षेत्र के राजाराम जी हैं, जिनकी हत्या हुई है और उनके पुत्र के द्वारा थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें से एक नामजद अभियुक्त भूरा उर्फ मोहित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है आज। जो उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए ये बताया गया है कि 12 तारीख की रात्रि में करीब 11:30 बजे मृतक और मोहित उर्फ भूरा तथा उसके 2 और साथी फुलखान और जैद, ये 4 लोगों ने शराब का सेवन किया और वहाँ पर अभियुक्त का और मृतक का एक क्षेत्र में ही रहने वाली महिला को लेकर विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।